समस्याओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन समस्याएं एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो विपक्ष में रहेंगे तो वो संभव ही नहीं है, अगर वो लालू जी के साथ रहेंगे तो उनको तुरंत सरकार बदलनी है, वो भाजपा के साथ रहेंगे फिर उन्हें सरकार बदलनी है। माने जिस भी परिस्थिति में नीतीश कुमार हो वो पोस्ट समस्याओं से भागते रहे। सरकार को लेकर भी सरकार की यही व्यवस्था है। पिछले साल भी सरकार को जमकर सुनना पड़ा था, लेकिन शायद इतना मजबूत कर लिया है सरकार ने अपनी पीठ कि अब कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 17 के बाद जब वो गए हैं दोबारा एनडीए में, तो उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो बातें उनको रिकॉल करती होंगी और अंदर ही अंदर घुटन होता होगा। जैसे आपके अंदर एक वेदना थी जिसको आपने प्रकट किया जी, और ये मानवीय संवेदनाएं हैं। हर किसी के अंदर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें अंदर से आंदोलित करती हैं, वो निकालते हैं बात को। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, आज दो आश्वासन नीतीश जी को जरूर मिला है, लेकिन इन आश्वासनों से नीतीश कुमार को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार डूब रहा है और नीतीश जी भी साथ साथ डूब रहे हैं। एक इंसानी जान की कीमत क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ या 1 लाख करोड़ या फिर 20 लाख करोड़। एक इंसानी जान की कीमत उतनी ही होगी जितना कि सरकार तय करती है। सड़क हादसे में मर जाइए, कुछ मुआवजा मिल जाएगा। कोरोना से मर जाइए, बोझ बनकर जाइएगा। अगर बाढ़ में डूब जाइएगा तो 25,000 से 1 लाख तक आपको मिल जाएगा। शहीद होते हैं देश के नाम पर तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर बिहार में जिस तरह से हर साल शहीद होना पड़ता है लोगों को, इसलिए क्योंकि सरकार तैयार नहीं कर पाती है, सरकार इंतजाम नहीं कर पाती है, सरकार वो व्यवस्था नहीं कर पाती है जो पिछले 50 सालों से एक ही भेड़िया आता है, एक ही तरीके से शिकार करता है और एक ही तरीके से लोगों को लेकर जाता है, लेकिन सरकार उन लोगों को बचा नहीं पाती है, मुआवजा तक नहीं मिलता है। सच्चाई यही है। बाढ़ कोई बड़ी आपदा नहीं है बिहार के लिए, ये हर बार आती है और इतनी भयावह तरीके से आती है कि अब बिहार वालों को आदत हो गया है। जब कोरोना का महामारी शुरुआती दौर में था, तभी मैंने आप लोगों से बातचीत के दौरान पंचनामा में एक बात कही थी कि कोरोना एक एडेड मिस एडवेंचर है हमारे लिए, ये एक अलग की महामारी हमारे लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी अन्य महामारियाँ डेंगू हो, बाढ़ हो या फिर चमकी बुखार हो, ये कोई छुट्टी पर नहीं चली गई हैं, ये भी आएंगी और साथ में आएंगी। जहाँ एक तरफ पूरे देश के लोगों को चिंता इस बात की है कि कोरोना काल में अपने आप को कैसे बचाए, अपने परिवार को कैसे बचाए, वहीं हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक और चिंता है, अब बाढ़ में अपने आप को बचाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नदियों में बहते हुए समुद्र की तरफ बढ़ जाइए। हर साल बिहार में कई लोग मरते हैं, मवेशी मरते हैं। दुखद ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग बाढ़ में डूबकर कम मरते हैं और भूखमरी और कुव्यवस्था के चलते ज़्यादा मर जाते हैं। बाढ़ के बाद बीमारियों का प्रकोप और बढ़ता है। ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि जब शेल्टर कैंप में लाखों लोग भरे हुए होंगे टेंट ताबूत के नीचे, तो वो क्या उनके लिए एक अंतिम ताबूत सा नहीं होगा? बिहार में सोशल गैदरिंग पर लगातार सरकार सख्त है। अगर आंकड़े और सरकार की नीतियां देखें तो पिछले कोरोना के लॉकडाउन के शुरुआत से अनलॉक 1 तक हमने देखा कि सरकार ने कोई स्पष्ट नीति अभी तक नहीं दिखाई है। बाढ़ को लेकर भी सरकार की यही व्यवस्था है। पिछले साल भी सरकार को जमकर सुनना पड़ा था, लेकिन शायद इतना मजबूत कर लिया है सरकार ने अपनी पीठ कि अब कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इस बीच में जो होती रहती हैं, जिनके बारे में आपको अवगत कराना जरूरी है। बिहार में एक और बड़ी बाढ़ इस बार आएगी, आ गई है। महानंदा नदी जिस तरह से उफान पर है, आप उम्मीद लगाइए कि पिछले 10 सालों में जितना मिलकर तबाही नहीं हुआ होगा उतना इस बार अकेले हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं। अब आप सोचेंगे नेपाल के साथ हमारे रिश्ते कब से खराब हो गए? नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब होते होते हो गए। नेपाल ने हमारे यहाँ से जाने वाले इंजीनियर्स और मरम्मत करने वाले कर्मचारियों को डैम तक पहुँचने नहीं दिया, उस डैम तक जिस डैम के चलते बिहार कुछ हद तक बच पाता है बाढ़ से। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में एक महाप्रलय आएगा। महाप्रलय बिहार के लगभग 20 जिलों में आता रहा है, लेकिन ये इस बार बढ़ सकता है। आंकड़े बढ़ सकते हैं, विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ सकती है, मवेशी जो बह जाते हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, जो नुकसान होगा फसल का वो भी बढ़ सकता है। नीतीश कुमार चिंतित बहुत नहीं लग रहे हैं, हालांकि उनकी चिंता है।
वो जगह पर जा रहे हैं। पटना डूब गया था पिछली बार, इस बार भी कहीं ना कहीं अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी हो, इनके पास एक बहुत रटा रटाया और अल्टीमेट फॉर्मूला है जो इनको हर बार इस सारे दोष से आज़ाद कर देता है। वो है बिहार में संसाधन नहीं है, हम संसाधन विहीन राज्य हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर 15 साल हम क्यों किसी को मौका देते हैं? क्यों नहीं हम हर साल या हर बार लोगों को बदल कर मौका दें? क्यों ना हम लोकतंत्र के जो खूबसूरती है उसका सबको मजा दें, नेताओं को भी और जनता को भी। खैर, ये सब अपनी जगह पर है, ये मन की वेदना है जो मैंने आपको सुना दी। रातों रात में आपका स्वागत है। रातों रात की खबर ये है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच जबरदस्त लंबी बातचीत हुई है आज, और इस बातचीत का फलसफा दो था। हालांकि मुझे अफसोस है बाबा कि इस बात का कि बात महानंदा नदी और बिहार में आने वाली बाढ़ और चमकी बुखार और ये जो एक पहले से ही कहीं ना कहीं कोरोना का बिहार में रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दिन 200-300 लोग मरे बढ़ रहे हैं, 9000 आंकड़ा पार कर गया है। हम ऑलरेडी कई समस्याओं से ग्रस्त हैं जी, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद खबर ये आ रही है कि बाढ़ तो बहाना था नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच बातचीत कराने का। असल मुद्दा राजनीतिक था। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर पूरे एनडीए में एक ऐसी बेचैनी कल पैदा कर दी है। कुछ हद तक चिराग पासवान की बातों को भी मानने का मन करता है जी। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि संसाधन है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये बहाना है, राजनीतिक हथकंडा है बार बार कि कहीं ना कहीं आप केंद्र सरकार पर दोष आरोप कर दीजिए। जब बिहार के साथ दुर्भाग्य रहा है, जब भी बिहार में सरकार होती है तो केंद्र के विपरीत होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है बाबा कि मौका मिला है डबल इंजन का। लेकिन ये डबल इंजन तो बड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है। लग रहा है जैसे बिहार बीच में है और दोनों तरफ से इंजन खींच रहे हैं दोनों तरफ से, और बिहार सिमरता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है और टूटने की कगार पर बिहार आ गया है। अब अगर बिल्कुल बिहार के लोग बधाई देंगे चिराग पासवान को जिन्होंने बाहर आकर ये बातें कही हैं, लेकिन चिंता लोगों को इस बात की नहीं है कि कोई सच बोल रहा है, चिंता इस बात की है कि उसके सच से कहीं ना कहीं एनडीए मत टूट जाए। नमन जी, सबसे बड़ी बात तो जो व्यक्ति बोलता है उसकी बातों का आप अंदाजा लगा सकते हैं जी, लेकिन जो मुखर नहीं हो, जो अपनी बातें भीतर ही जज्ब करके रहता हो और बहुत सीमित शब्द बोलता हो, उसका लिए अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है जी। अब तो बाहर निकल करके लोग बोलना शुरू कर दिए, जैसे कि आपने बताया चिराग पासवान बोलना शुरू कर दिया कि संसाधन हमारे पास है। कोरोना संकट के दौरान भी उन्होंने कहा था कि खाद्य पदार्थों के चलते कोई नहीं मरेगा, और खाद्य पदार्थ हमारे पास प्रचुर मात्रा में, चूंकि उनके पिता उसके मंत्री हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि नीतीश कुमार उठाव नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोगों को बांटेंगे कैसे? बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार ने पिछले 4 महीने से उस मंत्री से बात नहीं की है जो उन्हीं के गठबंधन के हैं और खाद्य आपूर्ति का जिनका जिम्मा है। खबर आ रही है कि रामविलास पासवान और नीतीश कुमार में 4 महीने से बात नहीं हुई है। यही वो बातें हैं नमन जी जो 15 साल बनाम 15 साल की जो चर्चा ऐसा तो नहीं बाबा कि ये नीतीश के ईगो में बिहार बर्बाद हो रहा हो। वही बात मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से अपने आप को लेकर के चल रहे हैं, आप देखिए ना 2017 के बाद जब वो गए हैं दोबारा एनडीए में, तो उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो बातें उनको रिकॉल करती होंगी और अंदर ही अंदर घुटन होता होगा, जैसे आपके अंदर एक वेदना थी जिसको आपने प्रकट किया जी। और ये मानवीय संवेदनाएं हैं। हर किसी के अंदर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें अंदर से आंदोलित करती हैं, वो निकालते हैं बात को। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। कहा जाता है कुछ ऐसा लगता है बाबा कि हम चल रहे हो, बांसघाट में हमारा ऑफिस है, हमें जाना गांधी मैदान हो, हम बार बार पुलिस लाइन से घूमते हुए, इनकम टैक्स होते हुए, बोरिंग रोड होते हुए वापस फिर वहीं आ जा रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसा ही कर रहे हैं, बार बार उन्हें गाड़ी दी जा रही है गांधी मैदान पहुंचाने के लिए, और बार बार वो इनकम टैक्स घुमाते हुए बोरिंग रोड फिर वहीं लाके रख देते। समस्याओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन समस्याएं एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो विपक्ष में रहेंगे तो वो संभव ही नहीं है। अगर वो लालू जी के साथ रहेंगे तो उनको तुरंत सरकार बदलनी है, वो भाजपा के साथ रहेंगे फिर उन्हें सरकार बदलनी है। माने जिस भी परिस्थिति में नीतीश कुमार हो वो पोस्ट समस्याओं से भागते रहेंगे। लगभग सभी चीजें आपने नमन जी बता दिया, लेकिन कुछ उदाहरण हैं जो उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं। आपको 2-3 बातें बताना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप उपेंद्र कुशवाहा को याद कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी जी। अब समय आ गया है
15 साल आपने काम किया, 5 साल का ये भी समय बीत गया। आप उछल कूद करके गए थे 2017 में कि हम बिहार को डबल इंजन से विकास करेंगे। आप जिस काम के लिए गए थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए, उसकी बात ही आप चर्चा ही नहीं करते हैं। बिहार कहां चला गया है, वह कोरोना ने आपको खोल के रख दिया और अब आप अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, जगह पर आप अभी भी नहीं आ रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि लालू प्रसाद के बारे में लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद का 15 साल का शासन था, उस शासन में क्या कुछ हुआ, उसकी बहुत सारी बातें, लेकिन लालू प्रसाद को लोग समझ जाते थे, वो अपनी बातें मुखर होकर कहते थे। जब एक प्रसंग में छोटा सा बता देता हूं कि जब लालू प्रसाद से एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस तरह से जो रिएक्ट करते हैं, इस तरह से बातें अपनी रखते हैं, हालांकि जनता बहुत पसंद करती है, लेकिन ये एक मुख्यमंत्री और एक नेता, मजे हुए नेता का शैली नहीं है, मस्खरा आप नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जी हां, आप मुझे मस्खरा कह सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जो बातें, जैसे आपने अपनी भावनाएं प्रकट की, उन्होंने कहा जो मेरे अंदर की बातें हैं उसे निकालने का मेरा तरीका यही है। एक माँ भूखी हो, उसका बच्चा भूखा हो, दूध के लिए छटपटा रहा हो, रो रहा हो, बिलख रहा हो, तो वो माँ क्या करती है कि ऊपर इशारा करती है चांद की तरफ और कहती है चंदा मामा आ रे आवो, बारे आवो, नदिया किनारे आवो, बबुआ के मुंह में गुटुक, और अंगूठा अपने डाल देती है। और उस बच्चे को एहसास होता है कि वो दूध पी रहा है और रोते रोते वो बच्चा थक करके सो जाता है। ये स्थिति हमारे बिहार की हो रही है और नीतीश कुमार शायद यही कर रहे हैं कि अंगूठा चुसा रहे हैं। आपको मैं बता दूं नमन जी कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह जनता के बीच में वेदनाएं हैं, जिस तरह आप इससे पहले भी आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि चीजों को पोर्ट्रे कराया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें सामने आकर के नजर आ रही हैं, आप जनता के बीच में आप लाइव के माध्यम से खड़ा हो जाइए और लोगों से पूछिए कि आप कितना संतुष्ट हैं। लोग क्या जवाब देते हैं। 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो डरे सहमे लोग हैं, पता नहीं एक अलग तरह का राजनीतिक परिदृश्य उत्पन्न हुआ है जिसमें ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह जांच एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा प्रभावी नजर आने लगे हैं, उसका नाम बहुत ज्यादा सुनने लगे हैं। जो कि आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव से पहले किस तरह से कांग्रेस के शासन में कहा गया था, न्यायालय ने कहा था तोता, अब उस तोते का जो पावर है वो ज्यादा हो गया है और रटंत ज्यादा हो गया है। शायद यही वो कारण है कि आपने देखा होगा कि नेताओं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों की भाषा बदल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप विरोध करते हैं, यदि आप सत्ता का विरोध करते हैं तो आप विरोधी नहीं हैं, आप विपक्ष नहीं हैं, आप देशद्रोही, मुजरिम होगा, आप देशद्रोही हैं। अब ये जब स्थिति पैदा हो जाए तो आप बताइए ना कौन बोलेगा। आपके चैनल पर आप लोगों से कहते हैं कि अपना राय दीजिए, लोग हमारे चैनल पर लिखते भी हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा को आप देखिएगा और खुल करके अगर आप देखिएगा कि सरकार के विरुद्ध बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती है, सरकार के समर्थन वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है और वो सिर्फ जिंदाबाद और जिंदाबाद करते हैं। बड़ी बात है कि उपेंद्र, जो भी बातें हुई हैं नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में, 2 ही संदर्भ में हुई हैं। एक तो बाढ़ को लेकर उन्हें आश्वासित किया है कि नीतीश जी आपको डरने की जरूरत नहीं है, और दोबारा फिर आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को लेकर कि चिराग की बात से डरिएगा मत, आप ही हमारे कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के। इन दोनों बातों पर विश्वास अमित शाह के किया जा सकता है? नमन जी, अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो बातें हुई है वो हम अपने सूत्रों के हिसाब से इन बातों को अपने सामने रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बात को प्रमाणित अगर ये करना है कि नीतीश कुमार कितना ज़्यादा डरे हुए हैं या उनके विधायक कितने डरे हुए हैं, तो आप विधायक के पास चलिए। मैं एमएलसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएलसी तो आयातित होते हैं। एमएलसी के 90% ऐसे सीट हैं, बिल्कुल 90% ऐसे सीट हैं जो आयातित होकर के आते हैं और ये सरकार का आवरण है, गहना है जो उसने खरीद करके रख लिया सेफ बॉक्स में और वो जब जब जरूरत पड़ता है ओकेजनली पहनने लगती है। लेकिन आपको पूछना है तो एमएलए से जाकर के पूछ लीजिए, 243 एमएलए है, 243 एमएलए से पूछ लीजिए, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अगर उनके घुटने से अगर आंसू नहीं आए तो जो कहिएगा सो। खास करके सत्ता पक्ष के लोगों की मैं बात खास तौर पे वैसे लोग जो बाढ़ पीड़ित जगहों से आते हैं। बिल्कुल नमन जी, स्थिति ये हो गई है ना कि आप देखिए कि सत्ता में भी जो लोग हैं, जो मंत्रिमंडल में भी हैं, उसमें आप देखिए कितने विधायक हैं और कितने एमएलसी हैं। आप समझिए कि वैसे लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं से ऊपर से आते हैं, कहीं ऊपर से आते हैं, और उन लोगों का वैल्यू आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा है। और यही कारण है कि लोकतंत्र हमारा डैमेज हो रहा है। उसको डर ही नहीं है उस एमएलसी को डर नहीं होता है कि उसे जनता के बीच में जाना है। आज नीतीश कुमार को क्या बहुत बड़ी बात आपने बाबा कह दी कि बिहार कैबिनेट या हो, हम अगर देखते हैं मोदी कैबिनेट को भी,
तो वैसे लोग जो जनता द्वारा चुने नहीं हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं बिल्कुल, मुख्य बिल्कुल। पदों पर हैं, और वो फिर जनता के लिए क्या करेंगे? वो तो फिर नीतीश कुमार को कोई आप नरेंद्र मोदी को खुश करना चाहेंगे। अब तक मैंने 100 से ज्यादा विधायकों से मेरी बात हुई है। जी उनकी चिंताएं इस बात की है, मैं बहुत बड़े बड़े विधायकों की बात कर रहा हूं जो एक लंबे समय से 3 बार 4 बार जीत करके आए हैं, उनको भी इस बार इस बात का चिंता सता रहा है कि मेरा क्या होगा, जबकि वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। कई विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में काम भी करते हैं जी लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हो रही है, भरोसा नहीं हो रहा है कि वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जनता ने गुम्मी साध लिया है जी। और जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने पोल खोल दिया है। बाबा, अमित शाह ने नीतीश कुमार को आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन क्या लगता है आपको भाजपा की स्ट्रेटजी क्या होगी नीतीश कुमार को लेकर? क्योंकि अगर कहीं आग न लगे और लगा हो तो कुआं भी खुदाता नहीं है जल्दी। नीतीश जी, आप एक बात कहते हैं कि मेमने के बच्चे को पहले अपने कब्जे में कर लिया जाए जी और तब उसके बाद जो करना हो करेंगे। जी इसलिए कि अगर वो फील्ड में है तो उसे पकड़ने में काफी परेशानी होती जी। है। आप दौड़ते रहेंगे, वो छटक के इधर भागता है, छटक के उधर भागता है। जी शायद यही कुछ चिराग पासवान और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की पूरी टीम जो है, अमित शाह जिसको लीड कर रहे हैं, भले अध्यक्ष कोई भी हो लेकिन लीड तो उसको कर रहे हैं कहीं ना कहीं अमित शाह ही। और इस पूरे सिनेरियो में आप देख लीजिए तो चुनाव से पहले जिस तरह का उछल कूद हो रहा है, जो मेमना इधर छटपटा रहा है, उसको अपने कब्जे में करने की सबसे पहली बात हो रही है। और यही वो बात है जो दोनों आपस में गुटमुटा रहे हैं। चूंकि अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा, इधर के कुछ दिनों में जिस तरह से चिराग पासवान ने पूरा का पूरा एकदम बिगुल फूंक दिया है, जी उसने कई लोगों के भावनाओं को अंदर से हिला दिया है, बेचैनी बढ़ा दी है और कई लोगों के लिए खुशी की भी बात हो गई है। आपने देखा होगा कि आमंत्रण और निमंत्रण के पत्र भी बनने लगे। जी जी जी। इसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जरूर परेशान किया होगा। हालांकि नीतीश कुमार भी अपनी तैयारियां कम नहीं रखे हुए हैं, मांझी पर वो पूरी तरह से अपना गेम सेट कर रहे हैं। लेकिन मांझी और चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जिनको मौसम का बेहतर भान है, अगर ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं कि बिहार में वो एनडीए से बाहर हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि मौसम का मिजाज वो भांपने लगे हैं। चलिए बाबा, जो बेसिकली अंतिम जो अपने शब्दों को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कहना ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार वो मेमना है जिसे भाजपा चाहती है कि बहला फुसलाकर रोटी दिखाकर किसी तरह से उस बुचड़खाने तक लाया जाए जहां से वो बचकर भाग नहीं पाएगा। अब इस पूरी बात का विवेचना इस तरह से कीजिए कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं उस तरह पहले ही दिखा दिया उस मेमने को, और डर इसी बात का है। अमित शाह चाहते हैं कि चुनाव तक नीतीश कुमार कहीं नहीं जाए, क्योंकि चुनाव अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़ते हैं तो भाजपा के पास एक बड़ा ताकत ये होगा कि उसे पता होगा कि पोस्ट पोल अलायंस कैसे किया जा सकता है, नीतीश उसके लिए उसके उपयोगी हैं या नहीं है। अंतिम, हमने पहले भी आपको बताया कि भाजपा अपने अंतिम नंबर को देखना चाहती है कि कितने विधायक हम जीता कर ला पाते हैं। इसी हिसाब से भाजपा आगे चल के पोस्ट पोल अलायंस बिहार में करेगी, ये बिल्कुल तय है। और नीतीश कुमार की अगर गुंजाइश बचती, यानी भाजपा की सीटें अगर कम आती हैं, नीतीश की आवश्यकता पड़ती है और कोई किसी के साथ मिलकर नहीं बनाया सकता, इस परिस्थिति में ही नीतीश का आगे बढ़ेगी। वरना अगर विकल्प मिल जाए तो मेमने की बलि चढ़ना तय है। तो आज दो आश्वासन नीतीश जी को जरूर मिला है, लेकिन इन आश्वासनों से नीतीश कुमार को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार डूब रहा है और नीतीश जी भी साथ साथ डूब रहे हैं। आज की रातों रात की खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाबा और मैंने बहुत मेहनत करके ये पूरी खबर कंपाइल की आपके लिए। हमारे सूत्र लगातार मेहनत करते हैं, अलग अलग जगहों से राजनीतिक खबरें लाकर जुटा कर देते हैं और उन्हें हम कहीं ना कहीं प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस हिसाब से आपके सामने विश्लेषण लेकर आते हैं। बिहार के अलग कई चैनल से जिन पर आप खबरें देखते होंगे, लेकिन इस तरह का विश्लेषण केवल आपको भारत लाइव पर ही दिखता है। इसीलिए इस चैनल को प्रोत्साहित कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस खबरों को अपने फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कीजिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।